देखो बच्चों, आपके इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर में एक क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहले नहीं करवाया था, क्योंकि ना स्टडी मटेरियल जो इंस्टीट्यूट का है उसमें क्वेश्चंस तो ऐड होते रहते हैं, कम भी होते रहते हैं। जो मैंने आपको नोट्स दिए थे उसमें ये क्वेश्चन की जो नंबरिंग में है सबसे लास्ट क्वेश्चन है, मतलब 12th क्वेश्चन है शायद ये। ठीक है, अब इंस्टीट्यूट का एक क्वेश्चन नंबर 8 है, इलस नंबर 8। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि 12 है तो 12 के हिसाब से आप समझ जाएं। मैं आपको 12th क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो मैंने आपको नोट्स दिए थे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आप इसको इंस्टीट्यूट का 8 क्वेश्चन बोलें जो भी है, मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि ये आपको ज़रूरी था। आपने प्रॉब्लम भी कही थी इसकी, ये हमारी प्रॉब्लम है। देखो, बाकी कुछ मुश्किल नहीं है इस क्वेश्चन में ना, गलतियाँ हैं। पता क्या है कि ना, जब अभी तो ये क्वेश्चन आपका इलस में ऐड हो गया, पहले ना क्या था, ये लॉस ऑफ प्रॉफिट का टॉपिक स्टार्ट होने से पहले ये एक एग्जाम्पल दे रखा था। अगर आप पिछले स्टडी मटेरियल उठाएंगे ना, लास्ट 2 स्टडी मटेरियल, सेकंड लास्ट अगर आप उठाएंगे तो उसमें ये एग्जाम्पल था और वहाँ पे भी गलती थी। उस टाइम क्वेश्चन को रीड नहीं करते थे क्योंकि वो एग्जाम्पल था और उसमें गलतियाँ थी, चलो उसको रीड नहीं करते। अब ये इलस का पार्ट बन गया लेकिन वो गलती फिर भी कॉपी कर रखी है। इसमें ट्रेंड को इग्नोर कर रखा है, तो 2 जगह ट्रेंड नहीं लग पा रहा। अब प्रैक्टिकली देखा जाए, अगर मान लो ऐसा ही क्वेश्चन आ जाता है, अगर सेम फिगर आ जाता है तो हम मान के चलें भाई स्टडी मटेरियल ने यही कर रखा है, इंस्टीट्यूट ने, तो यहीं का यहीं कॉपी करके आ भी जाएंगे। अगर फिगर चेंज कर रखे हैं तो अपने लॉजिक लगा के जो आपको समझा रखा है वही लगा लेना बस। देखो, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें, सारा कुछ ईजी है। मैं आपको ये बता दूं कि टर्नओवर जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर है, 31 दिसंबर 11 है यहाँ पे लास्ट फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर हमारा फाइनेंशियल ईयर है, और जो आग लगी है वो 31 मार्च 12 को लगी है, मतलब फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के 3 महीने बाद। और हमें लास्ट 12 महीने की सेल्स भी दे रखी है, वो दे रखी है 11,70,000 रुपये। पिछले पूरे साल की, मतलब 1 जनवरी 11 से लेके 31 दिसंबर 12 तक की सेल्स है 12 लाख रुपये, और 1 अप्रैल 11 से लेके 31 मार्च 12 तक, मतलब लास्ट 12 मंथ्स की। ये फाइनेंशियल ईयर नहीं है, ये बात भूलना मत। 1/4/11 से 31 मार्च 12 तक लास्ट 12 मंथ की, जिस दिन आग लगी है उससे पिछले 12 महीने की। हम करते क्या हैं, 2 जगह पे ट्रेंड लगाते हैं। एक ट्रेंड कहाँ पे लगाते हैं, जब हम क्या निकाल रहे होते हैं, शॉर्ट सेल। जितनी हमारी इंटरप्टेड पीरियड में सेल्स हुई है, अब बताएं इंटरप्टेड पीरियड कौन सा है, 1/4/12, क्योंकि 31 मार्च 12 को आग लगी है, तो 1/4/12 से 30 सितंबर 12, 6 महीने का इंटरप्टेड पीरियड था, तो वहाँ की सेल्स है 3 लाख रुपए। और बात ये है कि कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड की जो सेल्स है 1/4/11 से लेके 30/9/11 तक की, वो 5 लाख रुपए है। अब बात ये आती है, 5 लाख में कुछ ना कुछ ट्रेंड भी तो हुआ होगा, ट्रेंड भी तो ऐड या लेस करेंगे। अगर मान लो डिक्रीज़ हो रहा है तो लेस करेंगे, और अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो ऐड करेंगे। तो ट्रेंड लगा नहीं रखा, पहली गलती यहाँ पे। दूसरा, AAT पे भी हमारा ट्रेंड लगता है, आपको पता है AAT पे ट्रेंड लगता है। AAT कैसे निकलता है, पिछले 12 महीने की जो सेल्स है उसमें जो करंट ईयर के 3 महीने आ रहे हैं उसको तो छोड़ देते हैं, लेकिन जो पिछले पीरियड के, पिछले फाइनेंशियल ईयर के जो मंथ आ रहे हैं उसके ऊपर ट्रेंड लगा देते हैं। ये बात आपको पता है, यहाँ पे भी ट्रेंड नहीं लगा रखा। अब मैं आपको ये बता दूँ कि ट्रेंड आया कितना है, ट्रेंड है कितना, तो वो 10% डिक्रीज़ हो रहा है। आप कैसे चेक करेंगे ट्रेंड, मुझे बताएं। 1/4/11 से 31 मार्च 12 तक के पिछले 12 महीने हैं, उसमें करंट फाइनेंशियल ईयर, जो कि फाइनेंशियल ईयर दिसंबर वाला है, जनवरी से दिसंबर, तो 1/4/12 से 31/3/12 तक 3 महीने आपके करंट फाइनेंशियल ईयर में आ रहे हैं। इस पीरियड की सेल को पिछले साल 1/1/11 से 31/3/11 तक के पीरियड से कंपैरिजन करेंगे और उससे ट्रेंड निकालेंगे, लेकिन क्वेश्चन में ट्रेंड नहीं निकाल रखा। अब बात ये आती है कि ये कितना आ रहा है, तो यहाँ से देख लेते हैं। आप अगर देखें तो 1/4/11 से 30/9/11 तक की सेल्स है 5 लाख रुपए। इसने ट्रेंड को एडजस्ट नहीं किया, बस करंट ईयर की जो इंटरप्टेड पीरियड है उसकी सेल्स को लेस कर दिया और सीधा बोल दिया शॉर्ट सेल्स या रिडक्शन इन टर्नओवर। हालांकि नीचे डाउनवर्ड ट्रेंड लिख रखा है लेकिन उसको यूज़ नहीं कर रखा। देखो, आप अगर चेक करके देखें तो क्वार्टरली सेल्स हमारी पिछले 2011 की, जो पिछले साल की 12 मंथ्स की, वो सेल्स कितनी आएगी क्वार्टरली। अगर पूरे साल की 12 लाख है तो हम एवरेज लगा देते हैं पिछले साल की, 1 जनवरी 11 से लेके 31 मार्च 11 तक, ताकि मैं इस साल के 1 जनवरी 12 से 31 मार्च 12 तक के पीरियड से कंपैरिजन करके ट्रेंड निकाल सकूं। तो पिछले साल की अगर कितनी निकल के आ रही है हमारी, 1 जनवरी 11 से 31 मार्च 11 तक 3 लाख रुपए, 12 लाख बटे 12 × 3,
करंट ईयर की हमारी सेल्स कितनी है 3 महीनों की। कौन से 3 महीने की? ईयर स्टार्ट होने मतलब 1 जनवरी से लेके जिस दिन आग लगे 31 मार्च 12 तक की सेल्स वो कितनी है। देखो पिछले 12 महीने की सेल्स तो 1170 है, 1170 है, और उसमें 9 महीने जो हैं वो पिछले फाइनेंशियल ईयर के आ रहे हैं, उसकी एवरेज निकल के आ रही है 9 लाख रुपए। ये क्लियर है, क्योंकि अगर उस साल के क्वार्टर की सेल 3 लाख है तो 9 महीने की 9 लाख होगी। अब जिस दिन आग लगी है उससे पिछले 12 महीने की सेल्स है 1170, जिसमें से पिछले फाइनेंशियल ईयर के जो 9 महीने हैं उसकी 9 लाख रुपए है। तो करंट फाइनेंशियल ईयर के जो अनइंटरप्टेड पीरियड है उसकी सेल्स आ रही है 270। मतलब पिछले साल 3 लाख की सेल्स थी पहले 3 महीने की, और करंट ईयर में पहले 3 महीने की सेल्स कितनी है 2,70,000 रुपये। इट मीन्स 30,000 रुपये की रिडक्शन हुई है। अगर मैं बोलूँ इसको ट्रेंड में तो ये 10% ट्रेंड डिक्रीज़ हो रहा है। कैसे? 30,000 बटे 3 लाख इंटू 100, इस 10% डिक्रीज़ को अप्लाई नहीं कर रखा। एक तो 5 लाख में से 10% 50,000 घटा के 4.5 लाख बोलना चाहिए था, पहली गलती। दूसरी, AAT निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पिछले साल के जो पिछले 12 महीने में से पिछले साल के इसमें 9 महीने आ रहे हैं 9 लाख, उस 9 लाख में भी हम ट्रेंड लगाएंगे 90,000 घटा के कितना बोलेंगे 8,10,000 प्लस करंट ईयर के 2,70,000 रुपये आ रहे हैं। तो इस हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं कर रखा, गलती कर रखी है, इसको बिल्कुल एक्सेप्ट किया जाता है। अब आप क्वेश्चन बिल्कुल अपने फेयर तरीके से करें जैसे आपको आता है। इसके अलावा इस क्वेश्चन के अंदर ये बोल रखा है कि सेल्स अमाउंटिंग टू ₹1,60,000 जनरेटेड इन द पीरियड 1/4/2012 टू 30/9/12, मतलब 1/4/12 से 30/9/12 तक 6 महीने की जो इंटरप्टेड पीरियड की सेल्स है वो एडिशनल खर्चे करने के बाद हुई है। तो एडिशनल खर्चे करने के बाद मतलब ये रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड है। मतलब 1,60,000 जो एडिशनल एक्सपेंसेस के वो 3 लॉजिक लगाते हैं, उसमें हम पूरी सेल्स 3 लाख रुपए नहीं लेंगे, हम 1,60,000 का GP रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी GP रेशो है। ठीक है, बाकी मैं नहीं मानता कि इस क्वेश्चन में कोई गलती कर रखी होगी, ये बहुत बड़ी गलती है। सबसे बड़ी बात, एक 4th पॉइंट में GP बोल रखा है ग्रोस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस हैं 2 लाख है, और नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस को तो हम ऐड करते नहीं, वो 2.5 लाख है। इससे पता लगता है कि 50,000 रुपये हमारे वो वाले हैं जो अनइंश्योर्ड हैं। इस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस का यूज़ कहाँ होता है? AAT के जो लॉजिक लगाते हैं हम, वो एडिशनल एक्सपेंसेस के, उसके 3rd लॉजिक में AAT इंटू GP रेशो प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड में करते हैं, तो वहाँ पे ये यूज़ हो जाएगा। ठीक है, मैंने सारी की सारी एक बार डिस्कशन कर लिया। इसके बाद भी अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो आप मुझे बता देना, बाकी मान के चलूँगा कि अब क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। लेकिन ये भी बात है कि इंस्टीट्यूट की गलती है, इसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। ठीक है, तो अब कोई एडिशनल क्वेश्चन भी नहीं है कि ऐसा जो मैं आपको बताऊँ, बस ये लास्ट क्वेश्चन था जो आपकी प्रॉब्लम थी। अब आप कर लेना खुद से।